ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे आईएमएफ की 39 कड़ी शराइत की डेडलाइन करीब आ गई है और ज़रूरी टैक्स के हवाले से मामलात काफ़ी जो है कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं सूबाई असम्बलियों में। इस हवाले से शहजाद साहब क्या मालूमात हैं आपके पास, नाजरीन के साथ हमारे शेयर करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। गुज़श्ता दिनों में आईएमएफ ने जो है वो काफ़ी शराइत का मुतालबा किया था 39 के करीब। तो अब गुज़श्ता रोज़ उन्होंने चूँकि 1.1 अरब डॉलर की जो है उन्होंने किस्त जारी करनी, जो दूसरी किस्त है, उस हवाले से उन्होंने जो अपनी शराइत हैं वो सख्त कर दी और उन्होंने अब ये भी कहा है कि जो ज़रूरी इस्तिलाहात हैं उसके ऊपर भी आप जो है वो टैक्स लागू करें। इस ज़िम्मन में गवर्नमेंट ने तो अपने तौर पे वफाक में ये मंजूर किया है, लेकिन अभी सूबाई असम्बली KPK और बलूचिस्तान में ये पेश होना है बिल। KPK और बलूचिस्तान की असम्बलियों के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जो ये इजलास हमारा जनवरी में गालिबन होगा 2025 में, तो उन्होंने वो उसमें बिल पेश करेंगे जिसके ऊपर ज़रूरी टैक्स जो है वो लागू करेंगे। ये तो एक गवर्नमेंट के हवाले से जो बात है वो हो गई है। मगर आप ये देखें कि ज़राअत इस वक्त ज़बों हाली का शिकार है। अगर आप मजीद टैक्सेस लगाएंगे, पहले भी जो पाकिस्तान की ज़राअत है जी मुतासर होंगे जी बिल्कुल मुतासर होगा। आपने देखा होगा 2023 में, उसके बाद 2024 में जो हमारे पंजाब साइड के ऊपर और सिंध साइड के ऊपर जो सैलाब आए थे, उसमें खरबों रुपए की जो फसल थी वो तबाह हुई है। उसमें जो किसान था उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो नया बीज खरीद कर तो उस फसल को काश्त कर सके। अब यहाँ ये मसला है कि अगर आप ज़राअत पे मज़ीद टैक्स लगा देते हैं तो जो किसान के पास थोड़ी बहुत काश्त करने के लिए फसल है वो भी नहीं बचेगी। आपकी जो खाद है, यूरिया है, वो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, उसकी भी कीमतें जो हैं वो आसमान के ऊपर जा रही हैं। ये चूँकि ऐसी चीज़ है जो अशिया खुर्दनोश के में ये ज़राअत आती है। अगर ज़राअत पे आप बराह रास्त इस शर्त को मानकर टैक्स लगा देते हैं तो पाकिस्तान का जो किसान है वो मज़ीद मुतासर होगा। मुतासर भी नहीं होगा बल्कि जो पाकिस्तान की काश्त है उसके ऊपर जो है काफ़ी असरात पड़ेंगे। इसमें यहाँ पे मैं ये भी बताऊं कि COP 27 में भी इसके ऊपर बात हुई थी कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से चूँकि पाकिस्तान बहुत मुतासर हुआ और पाकिस्तान में उन सैलाबों का सामना किया जहाँ खड़ी फसलें जो थी तबाह हो गई। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि IMF से बात करनी चाहिए कि ज़राअत के ऊपर जो उनकी एक शर्त है, बाकी कड़ी शराइत तो काफ़ी सारी हैं। आप बड़े काश्तकार हैं जो जिनकी सैकड़ों कनाल रकबे हैं, उन पे आप टैक्स लगाएं तो समझ भी आती है। एक छोटा काश्तकार है जिसकी 1 एकड़ 2 एकड़ जगह है। डॉक्टर साहब, ये जो लाइव स्टॉक पर पंजाब ने खुद ही फैसला कर लिया है कि वो टैक्स लगाने जा रहे हैं लाइव स्टॉक पर, तो क्या समझते हैं आप ये जो IMF की शर्त है ज़रूरी टैक्स के वाले से, इन चीज़ों के वाले से आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त इक़दाम हैं हुकूमत की जानिब से? सर, मेरी मालूमात के मुताबिक चूँकि सूबाई हुकूमतों की अगर बात की जाए तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी मतलब जो है वो मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है, KPK में तरीक़े इंसाफ है, फिर सिंध में चले जाएं तो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तमाम सूबाई हुकूमतों ने इंक्लूडिंग जो आपकी वफाकी हुकूमत है अब इस चीज़ पर हामी भर ली है कि जो किसानों पर जो है वो सेल टैक्स लगाया जाएगा, ज़रूरी टैक्स जो है वो नाफिज किया जाएगा। छोटे बड़े तमाम किसानों सर, हर वो किसान जिसकी सालाना इनकम जो है वो 6 लाख रुपए है तो वो अब गवर्नमेंट को टैक्स देगा। अब सर, चूँकि मामला ये है कि IMF और आलमी जो दीगर अदारे हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत को गुज़श्ता 1 साल से फोर्स कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि आप किसानों पर टैक्स आयद करें। पहले ये हुआ, हमने देखा कि जो ट्रैक्टर थे उन पर सेल्स टैक्स पहले 10% था, फिर IMF ने कहा कि आप मज़ीद इसमें इजाफ़ा करें, फिर वो 10% से 14% पर चला गया। अब हुकूमत ये सोच रही है कि ये जो चूँकि हमारा 6 माह का वो टाइम पीरियड होता है बजट का या 1 साल का जो एस्टिमेट लगाया है हुकूमत ने, उसमें यह है कि सर जी हुकूमत को किसानों से जो 6 लाख रुपया जिसकी इनकम है जिस किसान की, उस पर यह टैक्स आयद किया गया। हुकूमत का ये कहना है कि 6 माह में तकरीबन 150 अरब रुपया जो है वो टैक्स की मद में किसानों से इकट्ठा होगा। अब किसान जो हैं आप देखें उनकी जो हालत ज़ार है, पहले IMF के कहने पर हमने
यूरिया और DAP जो खाद है उन पर जो हुकूमत सब्सिडी दे रही थी वो ख़त्म की। अब IMF की या दीगर जो आलमी अदारे हैं, मालियाती अदारे हैं, उनकी सिफारिशात पर हम किसानों पर एक नया ज़रूरी टैक्स लगाना जा रहे हैं। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि होना तो ये चाहिए, तो जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, किसान हैं, उनसे टैक्स कलेक्शन के मामले को बेहतर किया जाता। एक स्लैब बना दें कम से कम, आके उनसे टैक्स कलेक्शन ज़्यादा कर लें जिनका रकबा ज़्यादा है, इनसे टैक्स कलेक्शन की मिकदार थोड़ी कम रखें। लेकिन सर चूँकि आपको पता है सारे जितने भी बड़े ज़िम्मेदार हैं वो तो हुकूमत में बैठे हैं, और हुकूमत में आने का उनका मकसद भी यही होता है कि हमारे जो है हमें कोई FBR का कोई मुतलका AC DC कोई ऐसा जो तंग ना करे। तो जब वो इस नीयत से आते हैं कि हमने टैक्स नहीं देना, टैक्स चोरी करनी है, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो सारा मलबा छोटे किसान पर गिरेगा। और आइंदा आने वाले दिनों में सर किसान जो है वो मज़ीद, पाकिस्तान के माशी हालात तो मज़ीद ख़राब होने का ख़दशा है, लेकिन किसानों की जो हालत ज़ार है ना सर, वो बड़ी पहले संगीन किस्म की होने जा रही है। किसान नहीं मिल पा रहा। काशिम साहब, मैं इस पर सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, एग्रीकल्चर मुल्क है। पाकिस्तान की ज़राअत रही कहाँ है, सारी सोसाइटीज़ बन गई हैं। पाकिस्तान के चावल आज भी दुनिया में इंपोर्ट किए जाते हैं और माने जाते हैं। पाकिस्तान की कपास आज भी एक्सपोर्ट की जाती है। पाकिस्तान की गंदम आज भी एक्सपोर्ट की जाती है। सिर्फ मसाइल पहले हम भेजते हैं, फिर हम मंगवाते हैं। पहले हम भेजते हैं, फिर हम 2 नंबर मंगवाते हैं जिसको कीड़ा लगा होता है, और फिर हम खुद अपना नुकसान करते हैं। असल मसला ये है, असल इख्तिलाफ यहाँ पे है कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पर कभी भी संजीदा हुई नहीं है। कितने ममालिक ऐसे हैं जो अपने एग्रीकल्चर पर तवज्जो दे के अपने आप को इकोनॉमिकली बूस्ट करके कहाँ ले गई है। और पाकिस्तान जो एक ज़राई मुल्क है, कितने जगह पड़ी हुई है जिस पे आप ज़राअत कर सकते हैं, पेशा काश्तकारी कर सकते हैं, गंदम लगा सकते हैं, चावल लगा सकते हैं, लेकिन उस तरफ ये जाते नहीं। क्यों नहीं जाते? अभी भी मैं आपको बताऊं कि कल मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से जो किसान हैं उन्होंने सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो गंदम काश्त की, अब 3 महीनों बाद आपने गंदम काटनी है। अब अगर मेरे को ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है रेट नहीं मिल रहा, महंगाई हो गई है, जो बोरी खाद की पहले मुझे मिलती थी 6000 की, अब अगर वो मैं 18000 की लेकर लगाऊं और मुझे रेट मिले 2400 रुपये मन का, तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए अब जो किसानों ने किया है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अलमिया बनने जा रहा है। आपकी जो गंदम है वो टोटल किसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक काश्त कर रहे हैं। अब ज़रूरत है किसान को 18 मन की है, 18 टन की है, उसने वो काश्त कर ली। हुकूमत ने जो रेट दिया है उस रेट पर वो देने को तैयार नहीं। तो ज़राअत जो है वो पाकिस्तान को आप स्ट्रॉन्ग कर सकती थी। अब आप ज़राअत पर भी टैक्स लगाने जा रहे हैं। जो किसान पहले ही महंगाई का रोना रो रहे हैं, आप कह सकते हैं खाद का रोना रो रहे हैं और दूसरी चीज़ों का रोना रो रहे हैं, उन पर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं, उन पर आप सेल टैक्स लगाने जा रहे हैं, उनकी लाइफ स्टॉक पर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं? आप ये देखें, कुदरती आफात जो भी हों, किसानों की लाइफ स्टॉक्स जो हैं, भैंसे, भेड़, बकरियां समुद्र पर धो जाती हैं, दरियाओं में चली जाती हैं। ज़ेरे ताब है शहजाद साहब, ये जो पहले ही हम जो है किसान को उसका मुआवजा नहीं मिल रहा पूरा, वो जो बो रहा है, वो जो काट रहा है, उसको पूरा मुआवजा नहीं दिया जा रहा। उसके बाद ये इजाफी टैक्सेस भी IMF की शराइत में शामिल कर दी गए, तो किसान तो तबाह हो जाएगा इससे। जी बिल्कुल, बात ये है कि माननी तो पड़ेगी ना। अब ये जो नहीं तो फिर इसका अल्टीमेटली शायद छोटा किसान तो अपनी फसल लगाना छोड़ देगा, क्योंकि वो कहेगा मैं दरख्त उगाता हूँ, दरख्त उगा के दरख्त काटूंगा, लकड़ी बेचूंगा। इसी तरह ही सर, अब एक खबर शेयर करूँ आपके साथ। हुकूमत जो है वो सोच रही है कि एक सीड अथॉरिटी बनाई जाए, क्योंकि किसान को बीज भी ठीक नहीं मिल रहा। हमारा एक NARC का PARC का इंजीनियर जाता है लंदन, विजिट करके वहाँ से सैंपल लेके आके वो किसानों में, आप देखें ये चावल की जो हालिया फसल हुई है, तो वहाँ पर जब किसान सर पकड़ कर बैठ गया, उन्होंने बीज लिया गवर्नमेंट से, कोई मतलब गवर्नमेंट इस मामले पे संजीदा ही नहीं है। होना तो ये चाहिए कि NARC PARC के जो शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सतह पे होते हैं, सिटी सतह पर वो मतलब बनाए जाते हैं। अब हर किसान तो इस्लामाबाद आके वो सीड नहीं ले सकता, बड़ा ज़िम्मेदार यहाँ से सारा सीड लेकर चला जाता है, और छोटे किसान को जो सीड मिलता है वो सारा ख़राब होता है, और उसमें से जब ये सारा चावल की काश्त हुई उसमें से कुछ निकला ही नहीं। अब आप ये बताएं, ना किसान को बीज ठीक मिल रहा है, ना उसको सस्ती खाद दस्तयाब है, थोड़ा बहुत पानी है हमारा, जो कि हमारा दुश्मन मुल्क भारत जो है वो जब दिल करता है उसको बंद कर देता है। अगर टैक्स भी लगाएं और सहूलतें भी ना दें तो ये तो ज्यादा। सर मैं यही अर्ज कर रहा था कि आप टैक्स लगा रहे हैं, ज़राई अजनास पर आप टैक्स लगा रहे हैं, खाद आपने डबल ट्रिपल रेट पे कर दी है, सेल्स टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो आप क्या किसान को ख़त्म करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान वैसे तो बड़ा ज़राई मुल्क है,
आपाशी भी बहुत है, बारिशें भी बहुत हो जाती हैं और वक्त पर हो जाती हैं। उसके बावजूद आप किसानों को क्या दे रहे हैं? आप किसान को रिलीफ में कुछ भी नहीं दे रहे। आप जो रेट तय करते हैं उस रेट पर आप गंदम नहीं लेते। इवन दो कि हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो गंदम बाहर से मंगवाकर अपने पास स्टॉक कर लेते हैं और फिर जब उसको कीड़ा लग जाता है तो फिर उसको बाहर निकाली जाती है। सिंध का वाक़या आपके सामने होगा जहाँ पर हज़ारों मन गंदम इसी तरह ख़राब हो गई, उसको कीड़ा लग गया। हैदराबाद का वाक़या है कि वो गंदम तब पता चली कि जी ख़राब गंदम। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, जाते जाते एक छोटी सी बात, सियासी बात करते जाए। मौलाना फजलुर रहमान का जो घर है वो दोबारा मरकज़े नगाह बन गया। कल परसों भी मैं आपके साथ यही जिक्र कर रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस वक्त सियासी कदो-मकामत उनका माशाल्लाह पहले ही बहुत है, वज़न उनका वैसे ही बहुत है। तो कल से हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद जो है वो बार बार मौलाना फजलुर रहमान के घर भी जा रहा है। आज भी बल्कि मौलाना फजलुर रहमान से पहले फैसल वाडा ने मुलाकात की है और उसके बाद वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह वो भी गए हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हालात जो हैं वो शायद गड़बड़। डॉक्टर साहब कल फैसल वाडा का आप कह रहे थे कि आज तो फैसल वाडा बयान दे रहे थे कि ये बाकर जो बता रहे हैं वो भी मिलेंगे। फैसल वाडा कहते हैं मैं सियासी गुरु मानता हूँ मौलाना फजलुर रहमान को, आप कहते हो पीपल पार्टी की तरफ अपना टिल्ट है उनका। सर अब वो आपका क्या ख्याल है, वो ये जो फिर ज्वाइन करेंगे? उनका झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ ही है सर, लेकिन उनको यहाँ से सिग्नल मिलेगा, कुछ मोरे जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से जैसे बता रहे हैं बाकर के राना सनाउल्लाह मिले हैं। तो सर मौलाना फजलुर रहमान से मिलने की वजूहत कुछ और है। बात ये है, एक तो कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 11 तारीख को आने वाला है। अच्छा। और हमारी इतलात ये है कि उसमें भी कुछ आईनी तरमीम ला रहे हैं। अच्छा, ये आप खबर दे रहे हैं जी। और क्योंकि जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई थी उस वक्त MKM के जो डॉक्टर क्या नाम है उनका, डॉक्टर फारूक सत्तार, उन्होंने ये कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम हम उसी कंडीशन पर मंजूर करवाएंगे जब 27वीं तरमीम जो है वो मंजूर की जाएगी। ठीक। तो इम्कानात काफ़ी सारे ज़्यादा हैं क्योंकि प्री मीटिंग्स चल रही हैं 27वीं आईनी तरमीम के बाद प्री मीटिंग्स का आगाज हो गया हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान का घर जो एक दफ़ा फिर इसके जी डॉक्टर साहब। सर जी मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। ये आजकल जो दोबारा उनकी जो रहायशगाह है वो तमाम सियासतदानों की तवज्जो का मरकज़ है। तो ये जो असल मामला है ना वो वज़ारत दाखिला की जानिब से जो गैर रजिस्टर्ड मदारिस थे उनके हवाले से आपको पता है कि बिल भी आज एक रिजेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट की तरफ से। असल जो मेरी मालूमात है, मेरे ज़राए का ये कहना है कि असल इशू जो है ना मौलाना का जो नाराज़ हुए वो मदारिस की बिलावल कह रहे हैं मैं मना लूँगा, मैं करवा लूँगा, तो वो मनाने के लिए जा रहे हैं। असल इशू ये है मदारिस का। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, हम लाइनर की तरफ जाएंगे। बाकर साहब आपसे शुरू करूँगा कि ये मौलाना एक दफ़ा फिर मरकज़ी निकाह बनने जा रहे हैं, तो क्या मौलाना इस दफ़ा अपनी शराइत मनवा लेंगे या पहले की तरह उन्हीं की? हमेशा से यही हुआ है कि मौलाना अपनी शराइत मनवा कर ही पार्टी के साथ चलते हैं या हुकूमती इत्तेहाद के साथ चलते हैं। जब तक उनकी शराइत नहीं मानी जाती, उनको यकीन दहानी नहीं करवाई जाती, तब तक वो अपना प्रेशर बनाई रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना एक बार फिर अपनी शराइत मनवाने के बाद ही हुकूमती इत्तेहाद के साथ चलने की हामी भरे। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं कि मौलाना अपनी शराइत इस दफ़ा मुकम्मल तौर पर मनवा लेंगे या फिर जुज़वी मनवा सकेंगे? किसकी हिम्मत है उनकी बात ना माने? सब मानेंगे। मतलब हालांकि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मज़हब और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब मौलाना की आप बात कर रहे हैं और उनकी कोई बात ना माने, फिर याद है ना G9 में क्या कहा था उन्होंने। ठीक, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। शहजाद मिर्ज़ा साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या मौलाना फजलुर रहमान एक दफ़ा फिर मरकज़ निगाह बनने जा रहे हैं बकौल आपके कि 27वीं आईनी तरमीम का डोल डाला जाएगा इस कौमी असम्बली के अगले इजलास में 11 तारीख को? जो जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो बिल्कुल दुरुस्त इन्होंने फरमाया कि वो मदारिस की जो रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर उनका तनाज़ा है और गवर्नमेंट जो है उसको मानना पड़ेगा उनको, उनकी तजावीज़। मसाइल यहाँ मसला यहाँ पर यह आ रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा कबल जो है मदारिस की जो रजिस्ट्रेशन थी वो मनसूख की थी कुछ दहशतगर्दी के हवाले से। तो उम्मीद की जाती है कि गवर्नमेंट तसल्ली देगी और मौलाना फजलुर रहमान की जो शराइत हैं उनके ऊपर जो है आपस में मशावरत करके तो इनको राज़ी किया जाएगा। फिर चूँकि असम्बली में अगर 27वीं तरमीम MQM पेश करती है तो उसमें किसी किस्म का कोई मसला पैदा नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम मेरे पैनल के जितने दोस्त थे, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत शेर हासिल गुफ्तगू की और बहुत अच्छी मालूमात जो है हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। और कहना सिर्फ यही है कि आप 26वीं आईनी तरमीम आपने पास करवाई, आप
27वीं भी इंशाल्लाह पास करवा लेंगे, मौलाना फजलुर रहमान भी अपनी शराइत मंजूर करा लेंगे। लेकिन दूसरी जानब जहाँ किसानों पर टैक्स लग रहा है, वहाँ पर आवाम पर भी टैक्सों का बोझ इस कदर बढ़ चुका है कि महंगाई से आवाम इतने तंग हैं कि अब आप आइनी तरमीम से थोड़ा आगे निकलें और थोड़े आवाम की फलाह बहबूद पर भी काम करें और आवाम का भी को पुरसाने हाल देखें आप। इसके साथ ही अपने होस्ट राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। आपसे अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।